42% की तेजी है। एफपीआई ने इस साल भारतीय शेयर बाजार में 83,245 करोड़ रुपए निकाले। अमेरिका भारत व्यापार तनाव और मिले जुले तिमाही नतीजों के चलते निकासी होने का अनुमान। यूरोपीय यूनियन ने रूस के कच्चे तेल से बने पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया। इससे भारत के $5 अरब के निर्यात पर खतरा मंडराने की आशंका। बॉक्स ऑफिस पर सैयारा की सुनामी, वीकेंड पर बड़ी कमाई, 3 दिन में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 100 करोड़ के पार। सैयारा ने मालिक की कमाई पर भी लगाया ब्रेक, 10 दिन में मालिक का कुल कलेक्शन 24 करोड़। अनुपम खेर की फिल्म तनवीर अग्रणी की कमाई में मामूली उछाल, फिल्म ने 68 लाख का किया कारोबार। हॉलीवुड मूवी जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ का दुनिया भर में जलवा, ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 5,590 करोड़ की कमाई। न्यू जर्सी में द बंगाल फाइल्स की प्री रिलीज पर बजी तालियां, मूवी देख दर्शकों का सहमा दिल, फिल्म 5 सितंबर को बॉक्स ऑफिस पर देगी दस्तक। विश्व लीजेंड्स क्रिकेट चैंपियनशिप मैच के लिए भारतीय लीजेंड्स क्रिकेट टीम ने अभ्यास सत्र में जमकर बहाया पसीना, इस दौरान हंसी मजाक भी करते दिखे खिलाड़ी। चौथे टेस्ट पर बारिश का साया, बुमराह के चौथे टेस्ट पर साथी मोहम्मद सिराज ने लगाई मोहर का, मैच को जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। काजोल पृथ्वीराज सुकुमारन की सरजमीन प्राइम वीडियो पर होगी स्ट्रीम, वाणी कपूर की एक्शन सस्पेंस थ्रिलर मंडला मर्डर्स पर नेटफ्लिक्स पर होगा प्रीमियर। एक्टर विनीत कुमार सिंह की नई वेब सीरीज रंगीन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। रंगीन में धोखे और बदले की कहानी देखने को मिलेगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार पर के मेनन की स्पेशल ऑप्स 2 मचा रही है धूम, 2 ऑफिसर हिम्मत सिंह के रूप में भूमिका में काफी पसंद की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। मुंबई में 2006 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट में 189 लोगों की मौत हो गई थी। 19 साल तक मामला कोर्ट में रहा, लेकिन आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। जहां बरी हुए आरोपी न्यायपालिका का आभार जताते हुए इंसाफ मिलने की बात कह रहे हैं, वहीं जिन लोगों ने धमाकों में अपनों को खो दिया वो इस फैसले से बेहद निराश दिख रहे हैं। सवाल है कि हमारे सिस्टम की नाकामी नहीं तो और क्या है कि 189 लोगों की मौत मामले में कोई दोषी ही नहीं निकला। सवाल है कि क्या मुंबई पुलिस और बाकी एजेंसियों ने इस केस में अपना काम पूरी ईमानदारी से किया था? तारीख 11 जुलाई 2006। प्रेशर कुकर में बम, धमाकों से दहली मुंबई। सीरियल ब्लास्ट, 11 मिनट 7 धमाके। एक 189 यात्रियों की मौत, 824 लोग घायल। उन्नीस साल बाद बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला। 2006 बम धमाके के 12 आरोपी बरी। फिर 189 यात्रियों की मौत का जिम्मेदार कौन? मुंबई में 2006 के सीरियल ट्रेन ब्लास्ट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 19 साल बाद जो फैसला सुनाया है, वो बम धमाकों के पीड़ितों को रास नहीं आ रहा। साल 2006 में मुंबई लोकल ट्रेन में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के 12 आरोपियों को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बरी कर दिया। हालांकि इनमें से एक आरोपी की 2021 में कोविड के दौरान मौत हो गई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी वकील आरोपियों के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि ये मानना मुश्किल है कि आरोपियों ने अपराध किया है, इसलिए उन्हें बरी किया जाता है। 19 साल बाद रिहाई मिलने से आरोपी न्यायपालिका का आभार जता रहे हैं। जजेस पर और जुडिशियरी पर हमें पूरा भरोसा था कि ये इंसाफ करेंगे हमारे साथ। बम धमाकों में बरी हुए साजिद अंसारी ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी के 3 महीने बाद उनकी बेटी पैदा हुई थी, लेकिन उसे कभी पिता का प्यार नहीं मिल सका। बड़े भाई, वाइफ
और जितने भी लोग हैं घर के साथ, तमाम सब भाई बहन सारे और करीब के रिलेटिव्स भी, वो सब ये यकीन जानते थे कि मैं जो है ना किसी चीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं इस तरह की। उन्होंने पूरा सपोर्ट दिया और हमेशा मेरी हिम्मत बनाते रहे आज तक। फिर उसके बाद में मेरी बेटी है, मेरी अरेस्टिंग के 3 महीने बाद वो पैदा हुई, तो वो 19 साल के हो गए। आज जो 18 साल की, 19वां साल उसका चल रहा है, तो उसको तो बाप का प्यार मिला ही नहीं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि सबूतों और गवाहों के बयान और आरोपियों से जो बरामद किया गया वो उन्हें दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। बम बनाने के लिए जो विस्फोटक इस्तेमाल हुए, सबूत के तौर पर उन्हें ठीक से रखा नहीं गया। पैकेट की सीलिंग भी खराब थी। अभियोजन पक्ष अपराध में इस्तेमाल किए गए बमों के प्रकार को भी रिकॉर्ड पर लाने में विफल रहा। आरोपियों के बयान से लग रहा है कि उनके बयान जबरदस्ती लिए गए, लेकिन वाकई ये सिस्टम पर सवाल है कि जिन धमाकों में 189 लोगों की जान चली गई हो, उसका दोष अभी तक किसी पर नहीं साबित हो सका। लेकिन हादसे के पीड़ित हाईकोर्ट के फैसले से बेहद निराश नजर आए। एक बड़ा धक्का लगा निर्णय सुन के, क्योंकि हम लोग ऐसा सोच रहे थे कि आरोपी को फांसी की शिक्षा मिलेगी, लेकिन ये जो निर्णय है वो पूरा धक्कादायक है। हम लोग इससे नाखुश है पूरे। आपके साथ सर उस समय क्या हुआ था, थोड़ा विस्तार में बताएंगे? उस समय आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, कैसे आपके साथ? 11 जुलाई 2006 में जैसे मैं रोज की तरह काम पे गया था और आने के टाइम पे मैंने ट्रेन पकड़ ली थी विले पार्ले से, और जोगेश्वरी स्टेशन जैसा ही आया वैसा वो ब्लास्ट हुआ था और मुझे मेरा एक हाथ उसके अंदर गंवाना पड़ा था। इतने सालों से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं, अदालत के फैसले देख रहे हैं, हाईकोर्ट के इस फैसले को क्या आप चैलेंज करेंगे? आपकी सरकार से क्या अपेक्षा है? मेरे हिसाब से सरकार से मैं इतना ही कहूंगा कि इसके ऊपर बड़ी कमेटी बिठा के इसकी सही जांच होनी चाहिए और जो सही आरोपी है उसे पकड़ के जल्द से जल्द शिक्षा मिलनी चाहिए। वहीं अब बम धमाके के पीड़ित चिराग से मिलिए, जिसकी वजह से वो जिंदगी भर के लिए व्हील चेयर पर बैठने को मजबूर हो गए। उस दिन मैं ट्रेन से रिटर्न हो रहा था, मैं सीए की पढ़ाई कर रहा था तभी, और बॉम्ब ब्लास्ट के कारण मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ था और पैरालिसिस हुआ था। उसकी वजह से मैं अभी व्हीलचेयर यूज करता हूँ। और आज 11 लोगों को बरी कर दिया, आप किस तरीके से देखते हैं इस फैसले? नहीं, ये जुडिशियरी का और इन्वेस्टिगेशन टीम और गवर्नमेंट तीनों का फेलियर है। अब उस बदनसीब पिता से मिलिए जिसने बम धमाके में अपनी बेटी को खो दिया था। रमेश नाइक बेटी नंदिनी को याद कर आंसू बहा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर उनकी बेटी की हत्या का जिम्मेदार कौन है। मैं गोवा में ट्रेन से लौट रहा था बम्बई के लिए। उस वक्त मैं सफर कर रहा था ट्रेन में। 9 बजे ये पता चला कि मुंबई में बम ब्लास्ट हो गया रेलवे में। मेरे को घबराहट तो जरूर हो गई कि मेरी बेटी भी ट्रेन में सफर करती है, तो उसके साथ कोई ऐसी दुर्घटना तो नहीं हुई, पता नहीं था। लेकिन जब सुबह मैं घर पे लौटकर पहुंचा तो सुबह मुझे पता चला कि मेरी बेटी भी इसके अंदर मारी गई। लेकिन जिन आरोपियों को बरी किया गया है वो आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस और एजेंसियों ने उनके झूठे बयान दर्ज कराकर उन्हें फंसाया था। पहले दिन से मैं खुद भी इस केस में एक्यूज था। हम ये कह रहे थे कि गलत केस उन पर बनाया गया है, टॉर्चर करके कन्फेशनल स्टेटमेंट लिया गया, रिकवरी झूठी बताई गई है, सब कुछ गलत था और हमें पहले दिन से यकीन था कि अदालत हमारे साथ इंसाफ करेगी। और हमको अल्लाह पे भरोसा है कि जो बेगुनाहों को फंसा जा रहा है वो बैठा है नीली छतरी वाला ऊपर इंसाफ करने के लिए। और अल्लाह, ये खुशी की बात है अदालत में ऐसे जज बैठे हैं जो इंसाफ पसंद है। मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको लंबी उम्र दे। पहले से विश्वास था हमको कि ये केस झूठा बनाया गया है, टॉर्चर करके किया गया है। जो भी इनसे कन्फेशन लिया गया वो सब सारा टॉर्चर करके लिया गया है। और हमको यकीन था इंशाल्लाह कोर्ट हमारे हक में फैसला करेगी। बचाव पक्ष के वकील भी कह रहे हैं कि 19 साल बाद ही सही, लेकिन हाईकोर्ट से उन्हें इंसाफ तो मिला। ये जो एक्यूज थे इनिशियली 13 एक्यूज थे और प्रोसिक्यूशन ने इनके अगेंस्ट में कन्फेशन रिलाई किया था ये बोलकर के इन्होंने मकोका में वॉलंटरी कन्फेशन दिया है। 13 में से 9 एक्यूज ने इन्होंने कुछ विटनेसेस बनाए थे प्लांटेशन के ऊपर के रेलवे कंपार्टमेंट में बॉम्ब के बैग रखते हुए उन्होंने देखा। कुछ विटनेसेस बनाए थे ये क्लेम करते हुए टैक्सी ड्राइवर्स को कि हमने इनको ट्रांसपोर्ट किया वीटी स्टेशन तक, चर्चगेट स्टेशन तक। कुछ विटनेस उन्होंने बनाए थे कि हमने मोहम्मद अली के घर में इनको बॉम्ब बनाते हुए देखा। और एक विटनेस इन्होंने बनाया था कि मैंने जो इनको कॉन्स्पिरेसी मीटिंग में डिस्कशन करते हुए देखा। और कुछ विटनेस से रिकवरी डिस्कवरी के ऊपर RDX, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, ग्रेन्यूल्स और दूसरे आइटम्स का।
आज हाईकोर्ट ने उसका वर्डिक्ट दिया है। पूरा प्रोसिक्यूशन का केस कोर्ट ने डिस्कार्ड किया। कन्फेशन इनवॉलंटरी था, टॉर्चर था, विटनेसेस जो थे वो 100 दिन बाद आए एंड रिलायबल नहीं थे। अब बम धमाकों के पीड़ितों को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि सर्वोच्च अदालत से उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। 19 साल के लंबे अंतराल के बाद भी मुंबई वासियों के पास अभी भी वही एक सवाल है कि आखिर उन बम धमाकों के पीछे था तो था कौन, क्योंकि अब भी किसी को ये नहीं पता कि बम धमाकों की वजह क्या थी और इसको करवाया किसने था। कैमरामैन नितिन वर्णे के साथ विद्या, मुंबई आज तक। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी 2006 के बम धमाकों पर आए बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। देखिए बाकी दल इस फैसले पर क्या कह रहे हैं। आपल्या सगळ्यांकरताच हा निर्णय अतिशय शॉकिंग अशा प्रकारचा निर्णय आहे। याचं कारण की खालच्या कोर्टाने त्या संदर्भात निर्णय दिला होता आणि 2006 साली हा बॉम्बस्फोट झाल्यानंतर त्यावेळेस ATSने आरोपी पकडले होते, पुरावे जमा केले होते, ते पुरावे कोर्टासमोर सादर केले होते। त्यामुळे अशा प्रकारचा निर्णय येणं हे निश्चितच धक्कादायक आहे। मी अजून काही पूर्ण निर्णय वाचलेला नाही, पण मी तात्काळ आपल्या जे काही वकील आहेत त्यांच्याशी चर्चा केली आणि त्यांना मी सांगितलेलं आहे की आपण सुप्रीम कोर्टमध्ये याला चॅलेंज केलं पाहिजे आणि आमचा प्रयत्न आहे की लवकरात लवकर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जाऊन या निर्णयाला आम्ही चैलेंज करूं। जो भी ऑर्डर इशू हुई है उसका ठीक से प्रॉपर स्टडी करेंगे, उसकी ठीक से स्टडी करेंगे और ऑनरेबल सीएम सर की लीडरशिप में महाराष्ट्र गवर्नमेंट बिल्कुल आगे जो भी फर्दर एक्शन लेनी जरूरी है वो एक्शन लेंगे। हाईकोर्ट जो होता है वो आदरणीय हाईकोर्ट होता है, जस्टिस वहाँ मिलता है और उन्होंने जो आरोप थे उनको जो भी मतलब उनको छोड़ दिया है, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन अभी कोर्ट का जो निर्णय होता है, कोर्ट का निर्णय तो मान्य करना पड़ेगा। लेकिन मुंबई में जो भी मतलब बम ब्लास्ट हुआ था उसमें अनेक लोगों की मृत्यु हुई थी और उनको छोड़ना ठीक नहीं था। लेकिन अभी जो निर्णय कोर्ट ने लिया है उसको तो हम कुछ नहीं बोल सकते। मैं सबसे पहले पूरी विनम्रता के साथ, पूरी आदर के साथ बॉम्बे हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, मैं बहुत ही दुख, वेदना व्यक्त करना चाहता हूं कि बॉम्बे हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, मैं उस वर्डिक्ट को एक मुंबईकर होने के नाते मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। 2006 में मैं स्वयं मुंबई का एक सांसद था और मैंने स्वयं जाके देखा कि उस टेररिस्ट अटैक में क्या क्या हुआ। बहुत सदमा, झटका लगा है। मैं उच्च न्यायालय के निर्णय के साथ सहमत नहीं हूं, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से, मुझे लगता है कहीं जल्दबाजी और त्रुटियां है, क्योंकि नीचे के न्यायालय ने यही सबूत, यही इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के जो निष्कर्ष है, मैं 2006 की जो सरकार थी वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो थी उन्होंने जानबूझकर त्रुटि कोई नहीं रखता है। मेरी देवेंद्र फडणवीस जी से बात हुई है, विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने दिल्ली में टॉप एडवोकेट से बात की है। 2 दिन के अंदर अपील फाइल हो जाएगी और मुझे विश्वास है 1 वीक में सुप्रीम कोर्ट नीचे के न्यायालय के निर्णय को स्थगिति दे दी है। तो वहीं महाराष्ट्र में हनी ट्रैप केस पर भी सियासी महाभारत छिड़ गई है। कांग्रेस के विधायक नाना पटोले ने विधानसभा में हनी ट्रैप का आरोप लगाते हुए कई मंत्री और 70 से ज्यादा अधिकारियों को इसमें शामिल होने का दावा किया था, लेकिन सीएम फडणवीस आरोपों को खारिज कर चुके हैं। अब नए सिरे से शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद गुट ने महायुति सरकार पर हमला बोला, जिसके बाद से सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग तेज हो गई है। मैंने विधानसभा में ये पेन ड्राइव में हमारे पास पूरा चिट्ठा है। तो हनी है ना ट्रैप है? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर सुद्धा प्रफुल्ल लोढा आहेत। महाराष्ट्र की सियासत में हनी ट्रैप को लेकर सियासी हड़कंप मचा हुआ है। सबसे पहले कथित हनी ट्रैप केस की क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। मॉनसून सत्र में विधानसभा में कांग्रेस विधायक नाना पटोले ने एक पेन ड्राइव में सबूत होने का दावा किया था कि हनी ट्रैप केस में कई मंत्री और 70 से ज्यादा ब्यूरोक्रेट शामिल हैं।
आणि मी तुम्हाला मुद्दामून सांगितलं अध्यक्ष महाराज, माझं माहिती आहे नाशिक, मंत्रालय आणि ठाणे हे त्याचे केंद्रबिंदू आहेत अध्यक्ष महाराज. आणि म्हणून अध्यक्ष महाराज माझी आपल्याला विनंती आहे, मला अध्यक्ष महाराज गंभीर बाब आहे, अध्यक्ष महाराज गंभीर बाब आहे. उसके बाद सीएम फडणवीस ने विधानसभा में नाना पटोले के आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि नाना भाऊ मौजूदा सरकार में न कोई हनी है न ट्रैप. बरं आमच्याकडे, बरं तुमच्याकडे असला बॉम्ब तर आमच्याकडे दिला तर पाहिजे ना. ना हनी आहे ना ट्रॅप आहे. ती नाना भाऊ असं एक कुठली घटना घडली असेल तर ती मांडली पाहिजे. पण माहोल असा क्रिएट होतोय, आजी माजी मंत्री आता सगळे एकमेकाकडे पाहून राहिले. इकडे आजी मंत्री आहे, इकडे माजी मंत्री आहे. हे आजी मंत्री आहे का माजी मंत्री आहे? कोण फसलंय हनी ट्रॅप मध्ये? कुठल्याही आजी माजी मंत्र्याच्या हनी ट्रॅपचं या ठिकाणी तक्रारही नाही, पुरावेही नाही, अशी घटनाही समोर आलेली नाही. लेकिन अब कथित हनी ट्रैप केस में कई और किरदार सामने आ रहे हैं. विपक्ष ने एक सुर में फडणवीस सरकार में बीजेपी मंत्री गिरीश महाजन और एक सीएमओ पर हनी ट्रैप की साजिश रचने का आरोप लगा दिया है. शिवसेना यूबीटी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए हनी ट्रैप केस की सीबीआई जांच कराने की मांग कर दी है. स्वतः मुख्यमंत्र्यांबरोबर सुद्धा त्यांचे सत्कार स्वीकारताना फोटो आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर सुद्धा प्रफुल्ल लोढा आहेत. त्यांना निवडणूक देखील लढायची होती असं समजतंय. नाही, ते असतील ना. हा भारतीय जनता पक्षाचा ह्या सगळ्या लोकांचा खास हस्तक आहे. वहीं शरद गुट वाली एनसीपी के वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से ने महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री गिरीश महाजन और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी रामेश्वर नाइक पर बीजेपी कार्यकर्ता प्रफुल्ल लोढ़ा के कथित रूप से रचे गए हनी ट्रैप कांड में शामिल होने का आरोप लगाया है. महाराष्ट्र में अभी हनी ट्रैप चल रहे हैं, बार बार अलग अलग जगह पे हनी ट्रैप है, जो लड़कियों को फंसाते हैं, अधिकारियों को फंसाते हैं, कोई राजनीतिक कार्यकर्ता को भी उसमें फंसाते हैं. और इस तरह से मैंने देखा कि एक हनी ट्रैप तो नासिक का है, जिसमें ऐसा बताया गया है कि 70 से 72 अधिकारी उसमें है, वो उसकी छानबीन चल रही है. दूसरा ये हनी ट्रैप जो है, ये हनी ट्रैप प्रफुल्ल लोढ़ा नाम का एक कार्यकर्ता है जो आज बीजेपी का है. पहले वो कांग्रेस का था, फिर एनसीपी का था, फिर बीजेपी में गया, जो गिरीश महाजन का बहुत ही करीबी कार्यकर्ता है. और इसमें ये करीबी कार्यकर्ता उसके साथ ही रहता था हमेशा. उनके साथ रहने के कारण अच्छा विश्वासू कार्यकर्ता है और था. और यही कार्यकर्ता को गिरीश महाजन ने अभी अभी कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले बीजेपी में प्रवेश करवाया. खड़से पारदर्शी जांच की मांग करते हुए कह रहे हैं कि स्थानीय पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कर रही, इसीलिए उन्होंने एसआईटी के साथ एक उच्च स्तरीय जांच की मांग की है. वहीं महायुति सरकार में मंत्री गिरीश महाजन ने विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि प्रफुल्ल लोढ़ा बीजेपी से पहले कई पार्टियों में रह चुके हैं. प्रफुल्ल लोढ़ा जसा सर्वपक्षीय कार्यकर्ता आहे, त्याचा एकही पक्ष असं राहिला की त्या पक्षामध्ये तो गेला नाही. आता मागच्या वेळेला आंबेडकरांचा जो वंचित पक्ष आहे त्याचे तिकीट त्यांनी लोकसभेचं यावेळेलाच गेल्या वर्षी. इससे पहले विधानसभा में फडणवीस ने हनी ट्रैप की कोई भी शिकायत मिलने से इनकार करते हुए एक कांग्रेस नेता को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था. सातत्याने व्यक्तीचा, हॉटेलचा, हॉटेल मालकाचा उल्लेख करताय. ती व्यक्ती काँग्रेसचा अध्यक्ष आहे, काँग्रेस पार्टीचा अध्यक्ष आहे. हा नाही नाही, पहिले त्याच्यावर इलेक्शन लढले आहे. इलेक्शन आहे बा. नाही नाही, हे पंजाब. पण नाना भाऊ, मी जाऊ द्या. मी तुम्हाला एवढंच सांगू इच्छितो की अशा प्रकारे सभागृहाचा वेळ घालवणे, सभागृह सोडून जाणे, सभागृहाचा सभात्याग करणे, नीट पुरावे आणायचे, जोरदार मांडायचे. सत्तारूढ पक्षाला बोलती बंद करून टाक. फिलहाल अब हनी ट्रैप केस में जैसे जैसे आरोप प्रत्यारोप तेज होते जा रहे हैं, महाराष्ट्र में जुबानी जंग भी बढ़ती जा रही है. हनी ट्रैप मामलों ने महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है. हाल ही में हुए मॉनसून सत्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इन सभी आरोपों को खारिज किया. बावजूद उसके विपक्षी नेता एकनाथ खड़से ने एक नया सनसनीखेज मामला सामने लाकर फिर एक बार
कैबिनेट मिनिस्टर गिरीश महाजन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब ये देखना जरूरी है कि क्या इस मामले की तफ्तीश होगी, क्योंकि संजय राउत भी दावा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल के 4 मंत्री इस हनी ट्रैप मामले में शामिल है और उन्हें जल्द ही इस्तीफा देना पड़ सकता है। तफ्तीश में आगे क्या सबूत सामने आते हैं, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।